शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम साइंस वाले हिस्से के साथ में। आज है 31 मार्च 2024 और दिन है रविवार। द हिंदू में संडे के दिन मेनली फोकस किया जाता है साइंस वाली न्यूज़ के ऊपर, इसलिए हम भी साइंस वाले हिस्से में फोकस करने वाले हैं। पहली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं ये एक मेडिकल टर्म से रिलेटेड है जिसको हम बोलते हैं अर्सो डी ऑक्सीकोलिक एसिड। अर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड के बारे में यहाँ पर हम जानकारी देखने वाले हैं। राइटर का कहना है कि जो अर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड होता है जिसको हम शॉर्टकट में यूडीसीए बोलते हैं, यदि ये हम रोगियों को दे रहे हैं, रोगियों के लिए इसके एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, तो इससे जो टेंडेंसी है स्टैटिन जो कि ग्लूकोज इंटॉलरेंस को बढ़ा रहा है, डायबिटीज़ की बीमारी फैला रहा है, इस चीज़ को रोक सकता है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है स्टेव ऑफ, जिसका मतलब होता है स्टॉप करना, एंड इंड्यूस का मतलब होता है किसी के लिए कारण बनना। तो यहाँ से एक चीज़ निकल कर के सामने आई है, इसको हम ऐसे करके समझ सकते हैं। हमारे पास में ये यू डी सी ए है, ठीक है। इसको हमने क्या काम किए हैं, किसी रोगी को दे दिए हैं। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि ये बीच में जो स्टैटिन है, ठीक है, स्टैटिन क्या काम करता है, स्टैटिन के माध्यम से ग्लूकोज इंटॉलरेंस पैदा हो रहा है, ग्लूकोज गड़बड़ा जा रहा है, डायबिटीज़ की बीमारी हो जा रही है, तो इस चीज़ को रोक सकता है यदि आप यूडीसीए का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो। इसके बाद स्टैटिन की हम जानकारी यहाँ पर देखें तो देखिए, स्टैटिन एक प्रकार की ड्रग है, गोली दवाई है, जिसका यूज़ किया जाता है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए। पार्टिकुलरली ऐसे लोग जिनको हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा है, उनको सबसे ज़्यादा स्टैटिन थेरेपी दी जाती है। वहीं यदि हम डायबिटीज़ के बारे में बात करें, डायबिटीज़ जिसको हिंदी में शुगर की बीमारी, शक्कर की बीमारी भी बोला जाता है, इसके अंतर्गत हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है ना, उसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है। तो दोनों ही कंडीशन हमारी बॉडी के लिए ख़राब मानी जाती है। या तो हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज का निर्माण नहीं हो रहा है, या तो फिर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का निर्माण हो जा रहा है। दो कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। अब हम ग्लूकोज इंटॉलरेंस एंड एस्ट्रोवास्टिन की बात कर रहे हैं। एस्ट्रोवास्टेटिन स्टडी में सामने बात निकल कर के आई है, जिसको पब्लिश किया गया था फरवरी के महीने में। पत्रिका का नाम है, जर्नल का नाम है सेल मेटाबॉलिज्म। रिसर्चर लोगों ने रिपोर्ट किया है एक मैकेनिज्म थ्रू विच स्टैटिन कुड इंक्रीज ग्लूकोज इंटॉलरेंस इन्वॉल्विंग यूडीसीए ए बाइल एसिड। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो स्टैटिन है ना, ये ग्लूकोज इंटॉलरेंस को बढ़ा सकता है, और इन्वॉल्विंग यूडीसीए ए बाइल एसिड, इसमें इन्वॉल्व है यूडीसीए जो कि एक बाइल एसिड है। वैज्ञानिक लोगों ने 30 लोगों को रिक्रूट किया था, भर्ती किया था, उनके ऊपर परीक्षण किया था एस्ट्रोवास्टेटिन के साथ में, एंड 10 लोग ऐसे थे जो कि इसके बिना में थे। इसके बाद इन्होंने ट्रैकिंग करी थी इनके मेटाबॉलिज्म को 4 महीने तक। एस्ट्रोवास्टेटिन के बारे में यदि हम बात करें, एक ऐसा ड्रग है जिसके माध्यम से जो कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट है हमारे ब्लड में कम किया जाता है। इससे स्ट्रोक की बीमारी को कम कर सकते हैं, हार्ट अटैक को रोक सकते हैं, एंड चेस्ट पेन को रोका जा सकता है, जिसको एंजीना बोला जा रहा है। उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि जो लोगों का मल है, ऑफ दोज टेकिंग एस्ट्रोवास्टेटिन हैज़ रिड्यूस अबंडेंस ऑफ बैक्टीरिया ऑफ द जीनस क्लोस्ट्रीडियम। जिन लोगों को हमने एस्ट्रोवास्टेटिन दिए हैं, उसने क्या काम कर दिया है, जो बैक्टीरिया की मात्रा है जीनस क्लोस्ट्रीडियम, इसकी मात्रा को उसने कम कर दिया है। अब गट माइक्रोबायोम के बारे में बोला जाता है, तो जो गट माइक्रोबायोम होता है इज़ ए कम्युनिटी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का एक ग्रुप, बैक्टीरिया की एक कम्युनिटी है जिसको हम बोल दे रहे हैं गट माइक्रोबायोम।
इन द गट इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द बॉडी। इसमें एक टर्म यूज़ करी गई है बाइल एसिड सिंथेसिस। ऊपर में हमने एक बार इसके बारे में देखा था। तो बाइल एसिड सिंथेसिस हम किसको बोलेंगे? ये कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसको हम बाइल एसिड सिंथेसिस बोल रहे हैं, और ये घटना घटित होती है हमारे लीवर में। These reactions involve at least 17 एंजाइमेटिक स्टेप। इस केमिकल रिएक्शन में 17 एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं, स्टेप होते हैं, ईच रिक्वायरिंग ए स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कॉल्ड एंजाइम। और हर स्टेप ऐसे ही नहीं होता है, बिना प्रोटीन के, बिना एंजाइम के नहीं होता है। द रिएक्शन टेक प्लेस इन स्पेशलाइज्ड लीवर सेल्स कॉल्ड हेपाटोसाइटस। खास जगह में ही ये घटना घटित होती है। उस जगह के बारे में यहाँ पर नाम भी बताया गया है, कौन सी सेल में, कौन सी कोशिकाओं में ये घटना घटित होती है। यदि हमें यूडीसीए के रोल को चेक करना है तो इन्होंने रिक्रूट किया था 5 पार्टिसिपेंट्स को ऑन स्टैटिन्स एंड एडमिनिस्ट्रेड 10 से 13 mg पर केजी ऑफ यूडीसीए पर डे। 2 महीने के बाद उनको ये पता चला है कि जो इंडिविजुअल्स का HbA1c लेवल है एमंग अदर वर सब्सटेंशली डिक्रीज। तो जो HbA1c है इसका लेवल घट गया है। दोस्तों इसके बाद वाली जो साइंस की न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं ये साइक्लोन से रिलेटेड है, इसलिए सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी को देखने के लिए साइक्लोन का एक वीडियो देख लेते हैं। आपके लिए लेकर आए हैं, तो इसको आप देख करके साइक्लोन के बारे में बेसिक जानकारी बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। पहले इसके बारे में बता दिया था, यानी हमारी नजर बराबर इस साइक्लोन पर थी। साइक्लोन मौसम से जुड़ी सबसे विनाशकारी आपदाओं में से एक है और ये अपनी ताकत समुद्र में धीरे धीरे बढ़ाता है। साइक्लोन तब बनते हैं जब समुद्र का तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। गर्म समुद्री हवा ऊपर उठती है और वहां मौजूद ठंडी हवा से मिलने पर बादलों में बदल जाती है। साइक्लोन की आई यानी कम दबाव वाले केंद्र के आसपास मौजूद गर्म और ठंडी हवा के तापमान में फर्क की वजह से बादल आई वॉल की तरफ घूमने लगते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन वो होता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है और समुद्र के ऊपर बनता है, और इन साइक्लोन्स को अपनी सारी ताकत भी समुद्र की गर्मी से मिलती है। तो समुद्र के पानी की गर्मी जितनी बढ़ेगी ये तूफान भी उतना ज्यादा ताकतवर होगा, और जब ये जमीन के करीब आते हैं तो अपनी हवाओं और तेज बारिश की वजह से बहुत बर्बादी करते हैं, जिससे भारी नुकसान होता है। साइक्लोन सिर्फ हिंद महासागर में ही नहीं आते हैं, इन्हें नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हरिकेन्स, वेस्टर्न पैसिफिक में टाइफून्स और ऑस्ट्रेलिया के नजदीकी समुद्र में विली विलीज कहते हैं। मई की शुरुआत में लक्षद्वीप आइलैंड्स का। तो इस प्रकार से हमने साइक्लोन के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखी थी। साइक्लोन ज़्यादातर कौन से एरिया में बनते हैं, क्या इसका रीज़न हो सकता है, तो इसको हम एक मैप के माध्यम से देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इसके बीच का जो एरिया है ज़्यादातर यहीं पर साइक्लोन हमको देखने को ज़्यादा मिलते हैं। इसका रीज़न ये है, यहाँ पर हमारा सूरज की पोजीशन है और उसकी जो किरणें हैं वो सीधी सीधी इस एरिया में पड़ रही हैं, इसलिए यहाँ का ही समुद्र ज़्यादा गर्म होता है और समुद्र के पानी का ज़्यादा गर्म होना ही साइक्लोन का मेन रीज़न है। समुद्र के टेम्परेचर की बात करें, यदि वो 27 डिग्री या फिर उससे ज़्यादा गर्म होना चालू कर देता है तो वो पानी भाप बढ़ करके ऊपर उड़ना चालू कर देता है। वहाँ की हवा गर्म होती है और ऊपर उठती है, ठंडी हवा से मिलती है और ये फिर आपस में बादल का निर्माण करते हैं। इसके बाद बोला जाता है कि जो आईवाल होती है जहाँ पर लो प्रेशर है उसके बाजू में हाई प्रेशर है, लो प्रेशर हाई प्रेशर, इसका कॉम्बिनेशन बैठता है। इससे ये जो पानी है घूमने लगा है, उसको डायरेक्शन मिल गई है, दिशा मिल गई है। देखिए डायरेक्शन का एक और रीज़न होता है, वो है हमारी धरती जो घूमती है ना, धरती के घूमने के कारण भी जो है साइक्लोन की दिशा चेंज हो जाती है।
साइक्लोन घूमना चालू कर देता, क्योंकि धरती खुद घूम रही है तो उसको एक फोर्स मिल जाता है। जैसे कि यदि आप नॉर्थ वाले हिस्से में जाएंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा में, और नीचे की तरफ जाएंगे तो घड़ी की दिशा में साइक्लोन का जो डायरेक्शन है वो रहता है। अब यहाँ पर साइक्लोन से रिलेटेड रिसर्च सामने आई है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ट्रॉपिकल साइक्लोन की यहाँ पर बातचीत हो रही है। तो बोला जाता है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है और इनकी जो इंटेंसिटी है, इनकी जो तीव्रता है, इसके बारे में ये आर्टिकल छापा गया है। ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ हायर इंटेंसिटी डिमांड ए न्यू स्ट्रेटजी। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आ रहे हैं पहले से कहीं ज़्यादा तेज स्पीड वाले आ रहे हैं, इसके लिए हमें एक न्यू स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। ट्रॉपिकल साइक्लोन विथ पीक वाइंड स्पीड फॉर एक्सीडिंग कैटेगरी 5 स्केल ऑफ 252 किलोमीटर पर हावर आर इंक्रीजिंगली सीन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, स्पीड के हिसाब से हमने साइक्लोन को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए हैं। एंड 5वें नंबर की जो कैटेगरी होती है, जिसमें कह रहे हैं कि 250 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से हवाएं चलने लग जाती हैं, इसको भी यदि साइक्लोन क्रॉस कर जा रहा है, इसका रीजन बताया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग। पानी जितना ज़्यादा गर्म होगा साइक्लोन उतने ज़्यादा बनेंगे, उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। मेकिंग ए केस फॉर इंट्रोड्यूसिंग कैटेगरी 6 फॉर वाइंड स्पीड अबव 309 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी तक तो हम 5 कैटेगरी के बारे में ही जानते थे। आज के समय में 250 से भी ऊपर की स्पीड हो गई है, तो हमने एक नई कैटेगरी बना दी है जिसका नाम रखा गया है कैटेगरी नंबर 6। एंड ये जो स्पीड है 309 किलोमीटर पर हावर से भी ऊपर है। सेफलर सिम्पसन, ऐसा शॉर्टकट में इसको बोला जा रहा है, हरिकेन वाइंड स्केल। सेफलर सिम्पसन हरिकेन वाइंड स्केल इंट्रोड्यूस किया गया था 1970 के दशक में। यहाँ पर 5 कैटेगरी बनाई गई थी वाइंड स्पीड की। एक्सीडिंग 252 किलोमीटर पर हावर फॉल अंडर कैटेगरी 5। एक स्केल बनाया गया था जिसमें अलग अलग स्पीड है, जैसे कैटेगरी 1 में स्पीड कम होगी, कैटेगरी 2 में ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, ऐसे कैटेगरी 5 में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की कैटेगरी रखी गई है। इस पैमाने का नाम है सेफलर सिम्पसन एसएस हरिकेन वाइंड स्केल। सेफलर सिम्पसन हरिकेन वाइंड स्केल, इसको 1970 के दशक में तैयार किया गया था। लॉन्ग टर्म का डाटा इंडिकेट करता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तेजी के साथ में बहुत पावरफुल साइक्लोन आज के समय में आने लगे हैं। और ये ज़्यादातर लार्ज ओशियन बेसन में हमको देखने को मिलते हैं। फॉर एवरी डिग्री ऑफ वार्मिंग एंड इंक्रीज इन वाइंड स्पीड ऑफ 12% इज ऑब्जर्व्ड इन स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग वाइंड चलते हुए दिखाई देंगे, उतनी ही ज़्यादा नुकसान होगा। 1 डिग्री भी यदि गर्मी बढ़ जाती है ना, तो जो वाइंड की स्पीड है उसमें 12% तेजी हमको देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन विथ वाइंड स्पीड फार एक्सीडिंग कैटेगरी 5 आर बिकमिंग कॉमन। आज के समय में ऐसा हो गया है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है कैटेगरी 5 की स्पीड को क्रॉस कर जा रहे हैं, ये चीज़ कॉमन हो गई है। एक नई कैटेगरी हम स्केल में ला रहे हैं, कैटेगरी नंबर की 6, जिसमें 309 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड की रिक्वायरमेंट रहती है। वहीं यदि हम वेस्टर्न पैसिफिक बेसिन की बात करें, ये मोस्ट एक्टिव रीजन माना जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, एंड अकाउंट फॉर अबाउट 1/3 ऑफ ऑल ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो कहाँ पर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। द नॉर्थ इंडियन बेसिन अकाउंट फॉर अबाउट 4%। यदि हम नॉर्थ इंडियन बेसिन की तरफ में जाते हैं तो 4% साइक्लोन यहाँ पर आते हैं। अभी प्रेजेंट के हिसाब से देखा जाए, जो नॉर्थ इंडियन ओशियन है नॉट वेरी वनरेबल टू कैटेगरी 6 स्टॉर्म। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज तूफान नहीं आने वाले हैं। एक ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यू कैटेगरी 6 स्टॉर्म में ओकर हेयर इन नियर फ्यूचर। लेकिन यदि ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यू रहती है तो आने वाले समय में कैटेगरी 6 स्पीड वाले साइक्लोन इस एरिया में भी आने वाले हैं।
इसके बाद अगली जो साइंस की न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो हाइपॉक्सिक पॉकेट से रिलेटेड है। चूहों के दिमाग में हाइपॉक्सिक पॉकेट्स की इमेजिंग के माध्यम से डिटेक्शन हुआ है। हाइपॉक्सिक पॉकेट पाए गए हैं चूहे के दिमाग में और ये काम किए हैं हम इमेजिंग के माध्यम से। हमने एक बायोलुमिनेसेंट ऑक्सीजन इंडिकेटर इसका इस्तेमाल करे थे। वैज्ञानिक लोगों ने डिस्कवर किया है एक स्पॉन्टेनियस स्पाइटली डिफाइंड ऑकुरेंस ऑफ हाइपॉक्सिक पॉकेट इन द माउस ब्रेन। वैज्ञानिक लोगों ने चूहों के दिमाग में हाइपॉक्सिक पॉकेट का डिस्कवरी किया है। इनकी टेक्निक के माध्यम से ये चीज़ संभव हो पाई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर पाएंगे ब्रेन ऑक्सीजन टेंशन को। शॉर्टकट में इसको क्या बोला जाता है, PO2 बोला जाता है। A measures of oxygen delivery and demand in brain tissue that changes dynamically but is not well understood। देखिए हमारे माइंड को कितनी डिमांड है, हमारे माइंड में जो टिश्यूज़ हैं उनको कितनी ऑक्सीजन चाहिए और कितनी डिलीवरी हो रही है, इस चीज़ की अभी तक हम ज़्यादा अध्ययन नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसके माध्यम से हम काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। The finding could have implication for how rest and exercise affect PO2 in the human brain। कैसे करके हमारे दिमाग, यदि हम आराम कर रहे हैं, यदि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जो PO2 ब्रेन ऑक्सीजन टेंशन ब्रेन और जो ऑक्सीजन है वो कैसे करके प्रभावित हो रही है इंसानों के दिमाग में, इंक्लूडिंग द रोल ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इन कंडीशन सच एस, क्या लिखा है वो गड़बड़ हो गया है, दब गया है, तो सच एस डायमेंशिया। डायमेंशिया की कंडीशन में हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की क्या कंडीशन रहती है, इस प्रकार की बीमारी का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। तो जो हाइपॉक्सिक पॉकेट है, इन हाइपॉक्सिक पॉकेट के माध्यम से हमें ये चीज़ें पता चल सकती हैं। अब इसके बाद माइक्रोब से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, मे सीड एन ऑटो इम्यून किडनी डिसीज़। तो गट माइक्रोबियोम की हम यहाँ पर जानकारी देख रहे हैं, जिसका वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है और बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर कर सकते हैं। गट माइक्रोबायोम का ही एक मेंबर हम उठा कर के लिए हैं जो कि हेल्प कर सकता है स्पार्क एन ऑटो इम्यून डिसीज़। ऑटो इम्यून डिसीज़ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है किडनी में बाय लीकिंग एंटीजन, और यहाँ से कुछ एंटीजन निकलेंगे जिसके चलते चलते जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा प्रभावित होगा। एक्सपेरिमेंट किया गया था चूहों के ऊपर एंड सैंपल्स फ्रॉम 118 पीपल सोड। इंसानों के ऊपर भी और चूहों के ऊपर भी ये प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम देखने वाले हैं बोहाग बिहू के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी, और ये जो जानकारी है हमारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। देखिए बिहू जो त्यौहार है असम का मुख्य त्यौहार माना जाता है। अब बिहू में भी एक होता है बोहाग बिहू। बोहाग बिहू सेलिब्रेट किया जाता है असम में। भारत के असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है और इसको रंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। असम में नए साल की शुरुआत का ये इंडिकेटर माना जाता है। ये त्यौहार आमतौर पर अप्रैल के मध्य में सेलिब्रेट किया जाता है। और जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से असम की जो महिलाएं हैं सुंदर वस्त्रों में इसका सेलिब्रेशन कर रही हैं। तो गर्ल्स परफॉर्म कर रही हैं बिहू आफ्टर completing a dance workshop ahead of Bohag Bihu festival in Guwahati on Saturday. Bohag Bihu will be celebrated in Assam from 13 April to mark the beginning of the Assamese New Year. तो 13 अप्रैल से ये त्यौहार चालू हो जाएगा। यदि आप लोगों को देखने को मिलता है तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। 13 अप्रैल से चालू हो रहा है जहाँ से आसामीज न्यू ईयर स्टार्ट होता है।
इसके बाद अगली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, ये न्यूज़ आई है पार्टिकुलरली भारत रत्न 2024 का प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें हैं कर्पूरी ठाकुर शामिल, इसमें हैं एम.एस. स्वामीनाथन शामिल, इसके अलावा भी कुछ और लोगों की लिस्ट है जिनको भारत रत्न दिया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर क्यों फेमस हैं? कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जन नायक के नाम से जाना जाता है, 1970, 71 और 77, 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे थे और इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जा रहा है, मतलब इनके कोई फैमिली वाले इनको रिसीव करेंगे। कर्पूरी ठाकुर ओबीसी को आरक्षण का लाभ प्रदान करने में अग्रणी नेता रहे थे, क्योंकि उन्होंने 77 से 79 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। 1978 में उन्होंने अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण की व्यवस्था चालू करी थी। इसके बाद एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। साइंस वाली न्यूज़, पर्यावरण वाली न्यूज़, जियोग्राफी वाली न्यूज़ में हम ये सब देखते रहते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने के साथ आधुनिक बनाया। इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग के साथ उच्च उपज देने वाली HYV गेहूं और चावल की किस्में इन्होंने विकसित किया था, जिससे 1960 से 70 के दशक में भारत में कृषक क्रांति आई। आज़ादी के बाद कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि हमको बाहर से गेहूं और चावल मंगाना पड़ जाता था, लेकिन एम.एस. स्वामीनाथन ने ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्मों के बीज तैयार किए गेहूं और चावल के। इससे हन्ना देश हमारा आज की कंडीशन में क्या हो गया है कि न केवल हम हमारा पेट भर पा रहे हैं, बाकी बाहर भी हम एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग का भी नेतृत्व किया था एंड कृषि के उपज के लिए उचित मूल्य और धारणीय कृषि पद्धतियों की वकालत भी करी थी। उनका कहना था कि किसानों को भी सही प्राइस मिलना चाहिए, साथ ही साथ हमारी जो एग्रीकल्चर की मेथड है ना, वो सस्टेनेबल होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पौधों में विविधता और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें 1961 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 71 में रेमन मैग्सेस और 86 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार इनको मिला था। इसके अलावा पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण, मतलब पद्मश्री के तो इनको तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके अलावा जो फेमस हस्ती हैं वो है चौधरी चरण सिंह। तो ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने भारत के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी थी। 1952 में कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया था। इसके अलावा किसानों के हितों के लिए, किसानों के अधिकारों के लिए इनको जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह ने ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता के लिए अहिंसक संघर्ष में महात्मा गांधी का अनुसरण किया था और कई बार ये जेल भी गए थे। भारत रत्न के हिसाब से देखा जाए, देखिए, एक साल में अधिकतम 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। इस नियम को पहली बार 1999 में तोड़ा गया था, जहां 4 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन और गोपीनाथ बरदोलाई और रविशंकर इसमें शामिल थे। 2024 में फिर नियम को तोड़ दिया गया और 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है भारत रत्न से। इसके बाद यहाँ पर नेपाल और चाइना की रिलेशनशिप को हम देखने वाले हैं। तो देखिए, तिब्बत की जब विजिट किए हैं नेपाल के कुछ ऑफिशियल्स लोग, तो उन्होंने बोला है कि जो चाइना बॉर्डर पॉइंट है उनको आप ओपनिंग करिए। नेपाल ने चाइना को बोला है कि आप 14 ट्रेडिशनल बॉर्डर पॉइंट को, जो कि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के साथ में लगे हुए हैं, नॉट जस्ट फॉर बायलैटरल ट्रेड एंड कॉमर्स बट फॉर मूवमेंट ऑफ पीपल। 2 चीज़, एक तो ट्रेड के लिए खोलिए और दूसरा लोगों की आवाजाही होगी, इसलिए आपको ये पॉइंट खोलना चाहिए, ऐसा नेपाल का कहना है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर नारायण काजी श्रेष्ठ इज़
ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू चाइना आफ्टर टेकिंग ओवर ऑफिस अर्लियर इन द मंथ। तो चाइना और नेपाल के रिलेशनशिप का यहाँ पर पता चलता है कि किस प्रकार से इनके संबंध अभी चल रहे हैं।